उम्मीद करेंगे कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और आप लोग का क्लास अब दीपावली के बाद शुरू हुआ है, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ब्रीथ। ठीक ना? आज हम लोग 10वां चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बाबू। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले आज आप सभी को आज भैया दूज है और भैया दूज को आप सभी को शुभकामना। जो भाई होंगे वो अपनी बहन को आज के दिन बहुत सारा प्यार देंगे और जो बहन लोग होगी वो अपने भाई को बहुत सारा प्यार देंगे। ठीक ना? तो ये चीज बाबू आज भाई बहन का त्योहार है, पर्व है जिसको भैया दूज बोला जाता है। आज इस पर्व को आप लोग को अच्छा से सेलिब्रेट करना है। ठीक ना? चलिए, ये पर्व तो आप लोग का 10 बजे के बाद शुरू होता है या बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो 8 बजे के बाद शुरू करेंगे। ठीक ना? तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम लोग का पढ़ाई समाप्त भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आप लोग का दीपावली कैसे बीता बाबू, आप लोग ने दीपावली को कैसे सेलिब्रेट किया। सबसे पहले आप लोग बताइए जल्दी से कि आप लोग ने दीपावली को अच्छा से मनाया। और इसके बाद लास्ट पर्व जो आप लोग का है बाबू, छठ है, जो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व, सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है छठ को, जो एक आस्था वाला पर्व होता है जिसमें बहुत सारे लोग मन्नत भी मांगते हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक ना? तो बताएंगे आप लोग कि अब आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर अब छठ के बाद शुरू करते तो अच्छा रहता है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना आप लोग को कि सर छठ के बाद क्लास स्टार्ट होता तो बढ़िया रहता? नहीं बाबू, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 चैप्टर आपका बचा हुआ था, जिसमें आज हम एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम रचना आपको पढ़ाएंगे और जो त्रिभुज आप लोग का चैप्टर बच जाएगा ना, उसको हम संडे करके आपको खत्म करेंगे, ताकि आप लोग का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा नवंबर में, 1 नवंबर से शायद आप लोग का या 5 नवंबर तक आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसमें आप लोग को दोबारा मैथ की क्लास ना करना पड़े, ज़्यादा आप लोग को लोड नहीं लेना पड़े, इसीलिए हम संडे को सिलेबस वाली जो क्लास होगी जिसमें आपको एक चैप्टर आपका बच जाएगा, त्रिभुज चैप्टर, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक ना? तो चलिए बाबू, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रीथ। ये बाबू आप लोग का 10वां चैप्टर है। ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस आपका है उसका क्या है, 10वां चैप्टर है ना बाबू? जल्दी आप लोग बताओ कि ये आपका क्या चैप्टर है, आप लोग के सिलेबस का कौन चैप्टर है बाबू? तो आपके सर 10वां चैप्टर है। क्या चैप्टर है बाबू? आपके सर 10वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है बाबू? तो चैप्टर का नाम है ब्रीथ। क्या नाम है बाबू चैप्टर का? तो चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीथ चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू? सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक ना? आधारभूत हम लोग क्या करेंगे बाबू? थ्योरी को जानेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको बेसिक कंसेप्ट, सर आप सिलेबस कब तक खत्म कर लेंगे बाबू? सिलेबस आप लोग का ब्रीथ आप लोग का लगभग 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। 4 से मैक्सिमम 5 क्लास ब्रीथ में लगेगा, 2 क्लास आप लोग का रचना में लगेगा। ठीक ना? तो इसके बाद 5 से 7 क्लास में 2 चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का त्रिभुज चैप्टर बचेगा, उसको लगातार हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको क्या करेंगे बाबू? अल्टरनेट कर देंगे, या तो आपको संडे करके क्या करेंगे, उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक ना? संडे को लंबा क्लास लेके आपको त्रिभुज चैप्टर पढ़ा देंगे और त्रिभुज चैप्टर जब आपका समाप्त हो जाएगा तो आपका पूरी तरह से सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आइए बाबू, इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं। ब्रीथ के हम लोग सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। अच्छा, ब्रीथ के बारे में कितने बच्चे को पता है कि ब्रीथ क्या होता है? ये ब्रीथ बाबू है, ये ब्रीथ क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ब्रीथ के बारे में शायद नहीं पता होगा। अगर आप लोग को पता है तो बाबू एक बार ब्रीथ के बारे में कमेंट कर देंगे कि ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ये बाबू आपका ब्रीथ है, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं हम लोग। ये आपका क्या है बाबू? ब्रीथ है। ये आपका क्या है? ब्रीथ है बाबू। ये आपका ब्रीथ है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है बाबू? ब्रीथ जो होता है वो अनंत बिंदुओं से क्या होता है बाबू? ध्यान से सुनना, अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है? एक गोलाकार आकृति होता है, जिसका सभी बिंदु का दूरी एक बीच में एक बिंदु लेंगे बाबू, उससे क्या होता है? क्या होता है? समान होता है, नियत होता है बाबू, स्थिर होता है। समझ में आया? ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या है बाबू? ये अनंत बिंदु से मिलकर बना हुआ है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इसमें अनंत बिंदु है बाबू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ। और ब्रीथ का ये जो भाग बना है बाबू, आप देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रीथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी गोलाकार आकृति को आपने देखा होगा जो पूरा क्या होता है? गोल होता है बाबू। ठीक ना? उसको भी आप सर्कल बोल सकते हैं। जैसे आप आला पहनते हैं, वो भी आपका क्या है? सर्कल है ना?
समझ में आ रहा है ना बात। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या कंसेप्ट को याद रखना है बाबू। सबसे पहले तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे क्या, ब्रीथ। क्या बोलेंगे बाबू, ब्रीथ। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। तो बाबू आप यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल की अगर बात करें बाबू, तो ऑब्जेक्टिव सवाल हम यहीं पे लिख देते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आपका, ऑब्जेक्टिव सवाल 4 से 5 सवाल होता है बाबू। 4 सवाल मान के चलिए, यहां से आपको 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। और सब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए बाबू, सब्जेक्टिव में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाबू। कभी कभी 2 नंबर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी 5 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। यहाँ पे दोनों टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। यहाँ पे दोनों टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऐसे अगर 2 नंबर वाला पूछेगा बाबू, तो लगभग 2 सवाल आपसे पूछेगा। तो समझे, 2 सवाल पूछेगा तो 2 दूना 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर 5 नंबर वाला अगर सवाल पूछा पूछ जाएगा, अगर पूछ देगा बाबू, अगर 5 नंबर वाला सवाल आपसे अगर पूछ देगा तो 1 सवाल पूछेगा। 5 नंबर वाला अगर सवाल पूछेगा बाबू इसमें, तो आपका 1 सवाल पूछेगा। तो यहां से आपको 5 नंबर। अगर नहीं भी पूछ सकता बाबू, ऐसा नहीं है कि यहां से आपको 5 नंबर वाला सवाल पूछ ही सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक ना, नहीं भी पूछ सकता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें ओवरऑल नंबर का बाबू, तो 13 नंबर का सवाल पूछ सकता है। या तो बाबू 4 4 8 नंबर का सवाल आएगा, या तो 13 का आएगा सवाल, 13 नंबर का आएगा, या तो आपका यहां से 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना। यही आपका क्या है, यहां से बाबू इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सवाल है। मतलब ऑब्जेक्टिव लगभग 4 सवाल आते हैं। सब्जेक्टिव की बात करें बाबू, तो 2 नंबर वाला में 2 सवाल और 5 नंबर वाला में 1 सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 5 नंबर वाला सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक ना बाबू। तो चलिए, नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन चला गया है बाबू, नोटिफिकेशन चला गया है। आइए आइए बाबू, हम लोग यह ब्रीथ, हम लोग इस ब्रीथ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए अब हम लोग इसको जानते हैं बाबू, ब्रीथ में क्या क्या चीज होता है। तो बाबू सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ब्रीथ में रेडियस के बारे में, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। त्रिज्या क्या होता है, तो बाबू ब्रीथ में बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ध्यान देना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेंटर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंटर बोलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये लाइनिंग को जो आप देख रहे हैं, ये गोलाकार जो आकृति बना हुआ है, जिस लाइन से बना हुआ है बाबू, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं बाबू। और इंग्लिश में इसको कहे तो सरकमफेरेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग बाबू, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलते बाबू। इसके बाद आता है इसमें त्रिज्या बाबू। क्या आता है, त्रिज्या। अब त्रिज्या के बारे में क्या याद रखेंगे, तो बाबू त्रिज्या क्या होता है, केंद्र बिंदु से बाबू परिधि को छूने वाली जो रेखाखंड होती है, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली जो रेखाखंड होती है बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली जो रेखाखंड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, त्रिज्या बोलते हैं। या आप याद रख सकते हैं, केंद्र बिंदु से परिधि की जो दूरी होती है बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। दोनों टाइप से आप परिभाषा को याद रख सकते हैं। त्रिज्या के बारे में हमने क्या बोला बाबू, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली जो रेखाखंड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। या आप इसका दूसरा डिफिनेशन याद रख सकते हैं, केंद्र बिंदु और परिधि के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक ना, रेडियस बोलते हैं। अब देखिए बाबू, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे व्यास के बारे में आपको ध्यान रखना है। व्यास क्या होता है, तो बाबू केंद्र बिंदु से होते हुए वृत्त को कहीं 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखाखंड जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। केंद्र बिंदु से होते हुए वृत्त को बाबू, या वृत्त के परिधि को कहीं 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखाखंड होती है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग व्यास बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप फिगर बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा बाबू। इसको थोड़ा सा अच्छा से हम बना देते हैं फिगर। और ये आपका रहा, ये आपका चलिए, ये आपका बाबू व्यास, ये आपका क्या रहा, व्यास,
देखिए केंद्र बिंदु से होते हुए परिधि को बाबू दोनों मतलब परिधि को कहीं पर दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है बाबू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, डायामीटर। डायामीटर बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा हो गया व्यास। अब इसमें हम लोग को जानकारी लेना है किसका, तो जीवा का बाबू। जीवा क्या होता है, तो बाबू व्यास को ही जीवा बोला जाता है, व्यास को ही जीवा बोला जाता है। जीवा कहने का मतलब परिधि को बाबू, परिधि के किसी दो बिंदु को, परिधि के किसी दो बिंदु को बाबू स्पर्श करने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं बाबू। परिधि के किसी दो बिंदु को स्पर्श करने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बाबू जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जीवा। ये हमारा क्या है, जीवा है बाबू। क्या है, जीवा। और इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। समझ में आया। तो इतना चीज है बाबू आपका बेसिक चीज। हमने आपको त्रिज्या के बारे में बताया, त्रिज्या क्या होता है, तो बाबू केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया बाबू केंद्र बिंदु से होते हुए, केंद्र बिंदु से होते हुए परिधि को किसी दो बिंदु पर बाबू, देखिए केंद्र बिंदु से होते हुए परिधि के किन्हीं दो बिंदु को बाबू स्पर्श करने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग उसको व्यास बोलते हैं। सोनू कुमार जी, इसके बाद हमने आपको बताया बाबू ये जीवा के बारे में कि जीवा क्या होता है, तो बाबू परिधि के किसी दो बिंदु को, परिधि के किसी दो बिंदु को स्पर्श करने वाली जो रेखाखंड होती है उसको हम लोग जीवा बोलते हैं। और परिधि क्या होता है बाबू, तो परिधि जो ये बाबू अनंत बिंदुओं से मिलकर जो आप देखें लाइन बना हुआ है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। इतना चीज आप लोग को क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसमें बाबू हम कुछ नोट करके आपको पॉइंट लिखाना चाहेंगे। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप लोग को अगर क्लियर हो गया है इतना चीज, तो इसमें हम कुछ नोट आपको लिखाना चाहेंगे और आप लोग फिर नोट करके आप पॉइंट को लिख लेंगे। जल्दी से आप लोग नोट करके कुछ पॉइंट को लिख लेंगे यहाँ पे, और जो जो हम आपको नोट करके लिखाएंगे बाबू वो आप फटाफट आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। इतना चीज को तो नोटे करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो नोट लिखाएंगे इंपोर्टेंट, उसको भी आप लोग को क्या करना है बाबू, कॉपी में आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ बाबू। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अंकित कुमार जी बाबू आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ठीक ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आइए बाबू, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एक वृत्त के अंदर या एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है। एक वृत्त के अंदर कहिए चाहे बाबू आप कहिए, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। पहला पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे वृत्त में कितनी बाबू त्रिज्या होती है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अनंत। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वृत्त में बाबू अनंत त्रिज्या होती है। कितना त्रिज्या, अनंत त्रिज्या। क्यों बाबू, क्योंकि यह जो वृत्त होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है बाबू, और अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त बनता है। तो बाबू केंद्र बिंदु से जो दूरी होगा वह क्या होगा, मतलब जो केंद्र बिंदु से जो दूरी होता है बिंदु का, एक बिंदु का, ठीक ना, तो क्या होता है उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं बाबू। ये जो बिंदु आपका अनंत बिंदु है उसका बाबू केंद्र बिंदु से जो दूरी होता है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पे अनंत बिंदु है बाबू, तो यहाँ पे अनंत त्रिज्या आपका होगा। समझ में आया। तो एक वृत्त में कितना त्रिज्या, तो बाबू एक वृत्त में आप एक वृत्त करके लिख लीजिएगा, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। अनंत क्या होती है बाबू, त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि एक वृत्त में कितना व्यास, एक वृत्त में कितना व्यास, तो आप उसका जवाब देंगे कि एक वृत्त में अनंत व्यास होता है। यह भी बाबू आपका अनंत होगा। त्रिज्या अनंत तो व्यास भी अनंत, त्रिज्या अनंत तो व्यास भी क्या होगा, अनंत होगा। समझ में आया। और बाबू ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है वृत्त में, तो आप इसका जवाब क्या देंगे। तो बाबू वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होता है, या वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो होता है वह वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी, यहां पे जीवा लिख लेंगे बाबू, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो होता है बाबू वह क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है बाबू, वृत्त का व्यास होता है।
इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप लोग? वृत्त का व्यास। क्या बोलेंगे बाबू? वृत्त का व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग? वृत्त का व्यास बोलेंगे। वृत्त का क्या बोलेंगे आप लोग? व्यास बोलेंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे बाबू आप लोग? वृत्त का व्यास बोलेंगे। क्लियर है बाबू? और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है यहां पे कि वृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? बाबू वृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? चौथा पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे, वृत्त का कोण, वृत्त का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है। तो वृत्त का कोण बाबू अगर आपसे पूछे तो आप याद रखना 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। ये चीज बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। वृत्त का पूछेगा तो 360 बताएंगे और अर्धवृत्त का अगर आपसे पूछेगा बाबू तो आप क्या बताएंगे? 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में 90 डिग्री का कोण बनता है बाबू, और वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो बाबू वृत्त, ये आपका वृत्त जो होता है वो आपका 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना पॉइंट को बाबू आप लोग नोट कर लेंगे। ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये पता होगा कि त्रिज्या क्या होता है बाबू। त्रिज्या के बारे में आप सभी को पता होगा। यहां पे आप लोग नोट करके लिख लेंगे। यहां पे अगर 5वां पॉइंट आप लिखेंगे बाबू, 5वां पॉइंट के रूप में आप नोट करके लिखेंगे तो आइए आपको लिखा देते हैं। यहां पे 5वां पॉइंट आप लिख लेंगे, त्रिज्या जो होता है या व्यास जो होता है बाबू, सबसे पहले व्यास जो होता है वह त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है बाबू। क्या होता है? दुगुना होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पे आपका 6ठा पॉइंट हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा फिर बाबू? व्यास का आधा। व्यास का क्या हो जाएगा? व्यास का बाबू आधा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आप 6 पॉइंट अपने कॉपी के अंदर क्या करेंगे बाबू? नोट कर लेंगे। सबसे पहले ये आप लोग फिगर बना लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे? ये आप 6 पॉइंट को अपने कॉपी के अंदर क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बाबू, अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं और आगे आप लोग को बताते हैं। अब आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो बाबू अब अगला जो आपका कंसेप्ट है वो आपका है, ये आपका वृत्त हो गया बाबू। और वृत्त के कुछ दूरी पर या वृत्त को कहीं पर नहीं स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है बाबू, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगी बाबू। वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगी, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं बाबू। वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है यह रेखा, और बाबू वृत्त से कुछ दूरी पर क्या है? यह रेखा है बाबू। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। वैसी रेखा जो वृत्त के बाबू कुछ दूरी पर हो, या आप कह सकते हैं वैसी रेखा जो वृत्त को कहीं पर स्पर्श नहीं करती हो, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को पता है क्या? अगर नहीं पता है बाबू तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं बाबू इसको? हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा बाबू इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं बाबू। जो वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, या आप कह सकते हैं कि वृत्त के कुछ दूरी पर जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे एक वृत्त है बाबू, ये आपका वृत्त है, और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को क्या करती है बाबू? एक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है बाबू? इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है बाबू। इस प्रकार क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को बाबू इस प्रकार क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो बाबू इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से आप लोग बताइए बाबू। सर आप कसम खा लिए हैं कि मेरा नाम नहीं लेंगे। क्या नाम है बाबू? आपका नाम क्या है बाबू? आपका नाम है अवन कुमार तिवारी नाम है, ठीक ना। अवन कुमार क्या है? तिवारी। नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। हम अभी आपको पढ़ाने में बिजी है, इसीलिए आपका कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। और नाम लेने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पे हम आपका नाम नहीं भी लेंगे तो आपका कुछ हो नहीं जाएगा बाबू। आप अपना नाम अगर लेना चाहते हैं, अगर अपना नाम लिवाना चाहते हैं, तो बाबू आप मेहनत करिए। आप क्या करिए? मेहनत करिए। और मेहनत करेंगे ना बाबू तो आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। किसी के जुबान पे खुद ब खुद आपका नाम आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट शानदार होगा
तो खुद ब खुद लोग आपका नाम ले लेंगे, ठीक है ना, खुद ब खुद आपका क्या करेंगे, नाम ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाबू, समझ में आ रहा है। तो इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं बाबू, तो इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे बाबू इसको, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे बाबू, छेदक रेखा। ये हमारा क्या है, छेदक रेखा है बाबू। क्या है, छेदक रेखा, या इसको आप लोग प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं बाबू, ठीक ना। जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे हम लोग, छेदक रेखा बोलेंगे। क्लियर है बाबू। अब देखिए अगला कंसेप्ट आप नोट करेंगे, अगला कंसेप्ट आप नोट करेंगे बाबू। अगला आपका क्या है, अब अगला कंसेप्ट आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर अगला कंसेप्ट हम लोग का है, आप खुद बता देंगे यहाँ पे, आप खुद बता देंगे बाबू इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। इस रेखा को कौन सी रेखा हम लोग बोलेंगे, वृत्त के किसी एक बिंदु पर बाबू, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त के किसी एक बिंदु को बाबू स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बाबू बताएंगे। वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाबू स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट बोला जाता है बाबू, स्पर्श रेखा कहते हैं। और यह जो होता है बाबू, यह जो आप बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु हम लोग कहते हैं बाबू, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु कहते हैं। आ रहा है समझ में, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे। हमने क्या बताया बाबू, हमने आपको ये बताया, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बताया कि वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर या किसी भी तरह से बाबू वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है, इसका मतलब इसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे बाबू। छेदक रेखा के बारे में हमने आपको क्या बताया, वृत्त के किसी दो बिंदु को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है बाबू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे बाबू। इसके बाद हमने आपको क्या बताया स्पर्श रेखा के बारे में, वृत्त के किसी एक बिंदु को बाबू, किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं बाबू। तो इतना चीज आप लोग को समझ में आया, जल्दी से बाबू बताएंगे क्या आपको इतना चीज समझ में आया। इसका डिफिनेशन तो नहीं लिखाना पड़ेगा, इतना में काम चल जाएगा बाबू। और यहाँ पे ये जो बिंदु है बाबू, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु बोलेंगे बाबू। यहाँ पे जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु है बाबू। समझ में आ गया इतना चीज आप लोग को, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं, चलिए बाबू बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज आप लोग को इसमें ध्यान रखना है बाबू, इसमें ये जो स्पर्श बिंदु होता है ये क्या होता है बाबू, यहाँ पे आप नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। ये जो आपका स्पर्श बिंदु होता है, ये जो आप स्पर्श बिंदु को देख रहे हैं, ये जो स्पर्श बिंदु होता है वह बाबू आपका क्या होता है, वृत्त। ये जो आप वृत्त देख रहे हैं, यह वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में भी है बाबू, ठीक ना। जब आप एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करिएगा 13.1 को, तो वहां पर यह सवाल आपको मिल जाएगा, वहां पे ये सवाल आपको मिल जाएगा। ये जो स्पर्श बिंदु होता है बाबू, ये वृत्त और स्पर्श रेखा का क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है बाबू। क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु आप लिख लेंगे यहाँ पे, स्पर्श बिंदु जो होता है वह क्या होता है बाबू, तो आप कहेंगे सर वह वृत्त क्या होता है बाबू, वृत्त, वृत्त एवं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बाबू, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। समझ में आया, स्पर्श बिंदु वृत्त एवं स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होती है, लिख लीजिए बाबू, अच्छा रहेगा सेंटेंस, होती है। स्पर्श बिंदु वृत्त एवं स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होती है। समझ में आया, इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आया, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में है ये सवाल, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग फटाफट, जल्दी से आप लोग फटाफट, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग बाबू
चलिए बाबू जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से बताइए, समझ में आया, क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा 13.1 लिखा गया। अच्छा 10 वहां यहाँ पे 1 कर लीजिए बाबू। 10.1 एक्सरसाइज होना चाहिए ना, हम 13 पढ़ दिए, सॉरी बाबू, मिस्टेक के लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 10.1 लिख लीजिए बाबू। 10.1 ये आपका चैप्टर 10 ना है, तो यहाँ पे 10.1 एक्सरसाइज में ये आपका ऑब्जेक्टिव लिख जाएगा, ठीक ना। आइए बाबू, अब हम लोग जानते हैं एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है बाबू। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बाबू खींची जा सकती है? तो आप कहेंगे सर एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं एक वृत्त पर बाबू, इस प्रकार हम लोग अनंत स्पर्श रेखा को हम लोग खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं बाबू, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो बाबू अनंत स्पर्श रेखा। समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन कोई करे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाबू एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा। आप याद रखेंगे एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बाबू आप लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बाबू, तो आप कहेंगे सर एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, तो बाबू अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। बाबू कर दिए 10.1, साक्षी कुमारी हम कर दिए बाबू 10.1, ठीक ना। चलिए ठीक ना, चलो। तो एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं बाबू, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे बाबू। अगला पॉइंट आपको हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक क्या है बाबू, बाह्य बिंदु है। ये क्या है, बाह्य बिंदु। वृत्त से बाहर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य बिंदु बोलेंगे बाबू। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन कोई करे कि बाह्य बिंदु से आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जल्दी से बाबू आप बताएंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बाबू आपका जवाब होना चाहिए 2। कितना बाबू, तो 2 आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाबू, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना, 2। आपका जवाब क्या होगा, 2। किसी भी बाह्य बिंदु से आप वृत्त पर बाबू कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। ये आपका बाह्य बिंदु है बाबू, और बाह्य बिंदु से आप किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। समझ में आया? और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है ये बराबर होता है बाबू, और इस परिमेय को हम सिद्ध करेंगे किसमें, जल्दी से बताओ। आपका ये जो परिमेय है बाबू, इस परिमेय को हम सिद्ध करेंगे। ये आपका एक परिमेय है और ये परिमेय आपका 10.2 है बाबू। ये आपका 10.2 परिमेय है, तो इसको हम आगे सिद्ध करके आपको बताएंगे कि ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ये समान कैसे होती है, ठीक ना। इसको हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग को कंसेप्ट याद रखना है। किसी बाह्य बिंदु से आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है या खींचा जाता है। ये आप लोग बाबू ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आप क्या ध्यान रखेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है बाबू। और यहां पे आप लिख लेंगे दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है बाबू, रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है, समान होती है बाबू। इस चीज को आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। सर आप कितना स्लो पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है। चलिए बाबू बहुत अच्छा, हम इसीलिए स्लो पढ़ाते हैं ना कि सब बच्चा को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक ना बाबू। तो याद रखेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बाबू, तो 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं बाबू, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तो बराबर होती है, समान होती है। इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, किसी वृत्त पर कितना समांतर आप रेखा खींच सकते बाबू,
कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं आप किसी वृत्त पर? अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त पर आपका जो समांतर रेखा जो होती है वह कितना होती है, आप कितना खींच सकते हैं? जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से आप लोग का क्वेश्चन होना चाहिए, जो सॉरी जवाब होना चाहिए। किसी वृत्त का बाबू समांतर रेखा जो होती है वो आपका 2 होती है, ठीक ना? अगर यहां पे देखिए, ये आपका एक रेखा हो गया, ये आपका एक रेखा हो गया, ठीक है? आप ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक वृत्त है बाबू, ठीक है? और यहाँ पे ये आपका एक रेखा हो गया स्पर्श रेखा, ये आपका दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ पे ये आपका व्यास हो गया, ये आपका व्यास हो गया बाबू, ठीक है? तो ये आपका वृत्त का क्या हो गया बाबू? समांतर रेखा हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे ये वृत्त का अनंत नहीं होता है। अनंत कौन आपको पढ़ा दिया है? अनंत आपको कौन पढ़ा दिया बाबू? अनंत आपको कौन बता दिया है? एक वृत्त के 2 समांतर रेखा होती है बाबू, एक वृत्त के 2 समांतर रेखा, एक वृत्त के 2 समांतर रेखा होती है। 2 समांतर रेखा होती है बाबू। एक वृत्त के कितने समांतर रेखा? तो आप याद रखेंगे 2 समांतर रेखा होती है बाबू, ठीक ना? क्या होती है? 2 समांतर रेखा होती है, ठीक ना बाबू? समझ में आया बाबू? रिकॉर्ड क्लास नहीं है, आप लोग को रिकॉर्ड क्लास क्यों लग रहा है? जल्दी से बताइए बाबू, ये वृत्त का क्या हो गया? समांतर रेखा। और आपसे कोई अगर पूछे कि एक वृत्त के कितनी समांतर रेखा होती है, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए? जवाब आपका होना चाहिए बाबू 2। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगला कंसेप्ट आप नोट करेंगे बाबू, अगला कंसेप्ट आप नोट करेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट यह है बाबू कि यहां पर एक वृत्त है और ये बाबू आपका स्पर्श रेखा है। क्या है? ये आपका स्पर्श रेखा है बाबू, ये आपका स्पर्श रेखा है, और ये हो गया स्पर्श बिंदु। क्या हो गया बाबू? स्पर्श बिंदु। और ये आपका केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से बाबू परिधि को छूने वाली रेखा को या रेखाखंड को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो बाबू त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु से अगर होते हुए जाएगी तो बाबू त्रिज्या क्या होगी? स्पर्श रेखा पे लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। ये परिमेय आपको हम बताएंगे 10.1 में बाबू। ये परिमेय जो आपका है वह 10.1 है, इसको हम आगे सिद्ध करेंगे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो त्रिज्या होती है बाबू, अगर स्पर्श बिंदु से होते हुए अगर जा रही है तो स्पर्श रेखा पे क्या होगी? क्या होगी बाबू? तो लंब होगी। यही आपका परिमेय आपका क्या है? परिमेय बाबू आपका 10.1 है। इसको हम आगे साबित करेंगे, इसको हम आगे सिद्ध कर देंगे बाबू। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे का कंसेप्ट हम बताना चाहेंगे। देखिए यहां पे एक वृत्त है बाबू, ये आपका वृत्त है। अब देखिए ध्यान से समझना चीज को, ये वृत्त है और ये बाबू आपका बाह्य बिंदु है। इस पर 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक ये हो गया, एक बाबू ये हो गया। यहां से 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। अब देखिए बाबू, ये आपका इस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, और ये बिंदु जो है ये वाला स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है बाबू। अब ये आपका हो गया केंद्र बिंदु। अब इससे क्या करते हैं? इस दोनों बिंदु को हम लोग बाबू मिला देते हैं। ये त्रिज्या हो गया, ये भी बाबू त्रिज्या हो गया। और अब ये आपको हम बताए हैं कि त्रिज्या अगर स्पर्श बिंदु से होकर जाएगी तो स्पर्श रेखा पे क्या होगी? लंब होगी। तो यहां पर भी लंब बनेगा और यहां पर भी आपका लंब। लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी बाबू आपका 90 डिग्री। अब मुझे क्या आप लोग बता सकते हैं यहां पे, अगर इसका नाम O है, ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका B है बाबू, तो यहां पे ये दोनों कोण का योग कितना के बराबर होगा? जल्दी से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? प्रमेय पूछता है बाबू, प्रमेय आपको सिद्ध करना सिखाएंगे। प्रमेय पूछता है तो आगे आपको सिद्ध करना हम आपको सिखाएंगे। पहले कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरीका से बाबू सारे कंसेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको प्रमेय भी सिद्ध करना सिखा देंगे। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन हमारे लिए छोड़ दीजिए आप, ठीक ना? आगे का जितना भी आपका चीजें है बाबू वह सारा आपका क्लियर होगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आइए बाबू, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर आपसे हम पूछे कि ये कोण और ये कोण का योग कितना होगा, तो आप लोग मुझे क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा बाबू? अगर इसका नाम, इस कोण का नाम x है, इस कोण का नाम y है बाबू, तो यहां पे आपका x प्लस y जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अब सर कैसे होगा?
ये भी हमें बता दीजिए। ये दोनों कोण का योग सर 180 डिग्री कैसे होगा? तो बाबू आप लोग को पता है कि ये आपका एक प्रकार का, ये बाबू पी है आपका, ये एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज है बाबू। क्या है? चतुर्भुज। तो ए पी बी ओ जो आपका है ये एक प्रकार का क्या है बाबू? चतुर्भुज आपका है। क्या है? चतुर्भुज। देखिए इसमें 4 को भुजा है, ओ बी एगो भुजा हो गया, एगो ओ ए भुजा हुआ, दूगो भुजा हो गया, एगो बाबू आपका बी पी आपका भुजा हो गया, और एगो आपका ये ए पी भुजा हो गया। मतलब 4 गो यहाँ पे टोटल भुजा है, 4 गो टोटल भुजा है बाबू। तो जिस बहुभुज का निर्माण अगर 4 भुजा से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं बाबू। और चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो बाबू ये दोनों कोण का योग हो गया आपका 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण का भी योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ही होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे ये चारों कोण का योग जो होगा वो आपका 360 के बराबर होगा बाबू। और यहाँ पे ये दोनों कोण का योग कितना है बाबू? 90 + 90 मतलब 180 है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों कोण का योग जो होगा वह 360 - 180 मतलब बाबू आपका कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे बाबू। और इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस पर क्वेश्चन पूछता है बाबू। तो आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, इस पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन बाबू बताते हैं। तो इसको आप लोग कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। आइए इस पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं बाबू। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे, इसके बाद अगला कंसेप्ट को नोट करेंगे। यहाँ पे बाबू एक वृत्त है, ठीक ना? ये वृत्त है बाबू, और ये 2 स्पर्श रेखा है जो बाह्य बिंदु से बाबू क्या किया गया है? खींचा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका इस प्रकार फिगर बना हुआ है, और बाबू ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ये कोण बाबू आपका सवाल में 130 डिग्री दिया गया है, तो इस कोण का मान कितना होगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? जल्दी से बाबू कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस कोण का मान आपके सवाल में 130 दिया गया है, तो इस कोण का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए इस कोण का मान कितना होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस कोण का मान कितना होगा। तो अभी आपको बता दिए हैं बाबू, अभी आपको बताए हैं कि ये दोनों कोण का योग जो होता है ये 180 डिग्री होता है बाबू। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और बाबू जब ये दोनों कोण का योग 180 होता है और ये कोण आपके पास 130 डिग्री है बाबू, तो इस कोण का मान कितना होगा? बताओ कितना होगा? तो इस कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस का 130 बाबू, ठीक ना? क्योंकि दोनों कोण मिलकर 180 होता है और ये अकेले 130 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 बाबू। तो आपका यहाँ पे ये कोण जो होगा ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कोण आपका हो जाएगा 50 डिग्री। इस पर एक सवाल और कर लीजिए बाबू, इस पर एक सवाल और कर लीजिए आप लोग, इस पर एक सवाल और कर लीजिए। यहां पे मुझे आप बताइएगा, यहां पे बाबू आपका एक वृत्त है और ये आपका बाह्य बिंदु है, इससे बाबू वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पे बाबू आपका ये आपका O है और इस प्रकार आपका फिगर बना हुआ है। ये कोण का मान बाबू यहां पे दिया गया है, ये कोण का मान यहां पे दिया गया है 70 डिग्री। कितना दिया गया? 70 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा? जल्दी से बाबू आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे बाबू O लिख लीजिएगा, ये A, ये आपका B, ये आपका बाबू मान लेते हैं P है। यहाँ पे ये आपका A है, ये आपका P है, ये आपका Q है बाबू, ठीक ना? तो आप इसका बताइए जवाब क्या आएगा? जल्दी से बाबू बताएंगे सभी लोग क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर अभी आप जस्ट बताए हैं कि ये दोनों कोण का योग होता है सर 180 डिग्री, तो सर इस कोण का मान निकालना है। तो सर क्या करेंगे? 70 को क्या करेंगे हम लोग? 180 में से सर घटा देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 110 डिग्री आ जाएगा। तब ना बाबू 110 और 70 मिलकर आपका 180 डिग्री बनेगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग कि यस सर क्लियर है, और आगे का कंसेप्ट आप लोग नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। अगला कंसेप्ट बाबू आप लोग नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। अगला कंसेप्ट क्या है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे बाबू बाह्य बिंदु है, अब देखिए ध्यान से। अब ये बाबू यहाँ पे इस प्रकार आपका खींचा गया है स्पर्श रेखा, ठीक है बाबू। बाह्य बिंदु से इस प्रकार आपका स्पर्श रेखा खींचा गया दुगो। अब यहाँ पे केंद्र बिंदु है और ये बाबू स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु। इससे बाबू त्रिज्या जाएगा तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा, इससे त्रिज्या जाएगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब बाबू आपको एक कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये बाबू O है, ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका B है बाबू। और यहाँ पे हम बाबू क्या करते हैं? O से P को मिलाते हैं। O से क्या करते हैं? हम P को मिला देते हैं बाबू। O से हम क्या करते हैं? P को मिला देते हैं। इस प्रकार मिला दिए। तो बाबू यहाँ पे जो OP रेखा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे OP रेखाखंड, बोलिए यहाँ पे बाबू OP रेखाखंड को जो आप देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे OP रेखाखंड क्या करेगी?
इस दोनों कोण को बाबू, ये वाला कोण और ये वाला कोण को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है बाबू, अगर ये पूरा कोण आपका x है तो बाबू ये कोण इतना हो जाएगा x/2 और ये इतना हो जाएगा बाबू आपका x/2। समझ में आया? अगर ये पूरा कोण बाबू आपका x है तो ये आपका इतना, ये पूरा कोण मान लेते हैं ये x है बाबू, ये क्या है आपका, ये पूरा कोण आपका x है, ये पूरा कोण क्या है आपका x है बाबू, ये पूरा कोण क्या है आपका x है। तो बाबू इतना कोण, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, समझना यहाँ पे, इतना कोण जो आपका होगा, इतना कोण जो होगा ये आपका x/2 होगा और बाबू इतना कोण जो आपका शेष बच गया, ये जो आपका इतना शेष बच गया, इतना जो आप देख रहे हैं शेष बच गया, ये इतना कोण आपका x/2 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू अगर ये पूरा कोण आपका y है, ये पूरा कोण अगर y है बाबू तो इतना कोण इसका आधा हो जाएगा, मतलब इतना कोण जो आपका होगा ये आपका y/2 होगा और फिर आपका जो शेष इतना कोण आपका बच गया, ये वाला कोण जो आपका बचा ये भी आपका y/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो रेखाखंड है ये दोनों कोण को क्या करता है बाबू, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। यहां क्या करता है, यहां लिख देंगे, यहां ओपी रेखाखंड, ओपी रेखाखंड, रेखाखंड कोण POA या AOB, कोण AOB, AOB तथा कोण APB, APB को क्या करता है बाबू, वो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कहने का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पर भी सवाल आता है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पर भी बाबू आप लोग का सवाल आता है। ठीक है, आइए एक सवाल आपको करवाते हैं तब आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बाबू एक सवाल लेते हैं हम लोग और इसको आप लोग बनाइएगा खुद से, तब आप लोग का कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बाबू क्या है, वृत्त है, ये क्या है आपका वृत्त है, सर्कल है बाबू। और इस सर्कल पर क्या है बाबू, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया बाबू। ठीक है, यहाँ पे आपका केंद्र बिंदु है O, ये आपका त्रिज्या बाबू, ये भी आपका त्रिज्या, और ये आपका स्पर्श बिंदु है, ये भी आपका स्पर्श बिंदु बाबू। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे आपका क्या है, P है, ये आपका बाबू Q है, ये आपका मान लेते हैं R है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे आपका जो फिगर है इस प्रकार है, O से बाबू R को मिलाया गया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये वाला कोण बाबू आपका दिया गया, पूरा कोण 130 दिया गया है, ये पूरा कोण आपका 130 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन कहता है कि मुझे बताइए कि ORP कहिए, चाहे बाबू PRO कहिए, ठीक है ना, कौन यहाँ पे आपसे कह रहा है ORP का मान कितना होगा, ORP का मान कितना होगा, ORP का मान यहाँ पे कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है बाबू। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना कोण का मान कितना होगा, बताइए बाबू, इतना कोण का मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, इतना कोण का मान कितना होगा, जल्दी से बाबू आप लोग बताइए कि ORP का मान कितना होगा। ORP इसको कह सकते हैं बाबू या PRO इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। इस कोण को क्या बोल सकते हैं आप लोग, दो नाम दे सकते हैं बाबू, यहाँ पे PRO बोल सकते हैं या तो इस कोण को आप ORP बोल सकते हैं बाबू, ठीक ना, ORP बोल सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा कोण को बाबू आप लोग को निकाल लेना है। ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये पूरा कोण सर 130 है, तो ये पूरा कोण कितना होगा सर, 180 में से 130 को हम घटा देंगे तो ये पूरा कोण हम लोग का निकल जाएगा कितना, जल्दी से बाबू बताओ कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये पूरा कोण हम लोग का निकल जाएगा 50 डिग्री। कितना निकलेगा ये पूरा कोण, ये पूरा कोण सर हम लोग का 50 डिग्री निकल जाएगा। और पूरा कोण का यह जो कोण होगा सर, ये वाला जो कोण होगा, मतलब सर यहाँ पे ORP जो होगा इस पूरा कोण का क्या होगा, आधा होगा, मतलब सर 50 का आधा हो जाएगा और हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा सर, 25 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे हम लोग का आंसर 25 डिग्री हो जाएगा। इस कोण का मान अगर बाबू आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, यहाँ पे 50/2 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 25 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बाबू आप बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए क्या आपको समझ में आया कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से यस या नो आप लोग बोलेंगे बाबू। और आप लोग का समय भी होने जा रहा है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे और कल की क्लास में आपको हम थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे बाबू। कल आप लोग का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और 2 क्लास में हम आपको एक्सरसाइज भी कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज भी आपका समाप्त हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा बाबू। और टाइम हो गया, मुझे पता है कि आप लोग का टाइम हो गया है, ठीक है बाबू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप लोग समझ गए ना। एक और सवाल दे बनाने के लिए, जल्दी से एक क्वेश्चन इस पर और बना लीजिए और यहीं पर हम क्लास को क्या करेंगे बाबू, ड्रॉप कर देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना के मुझे बताइएगा। यहां पे एक बाह्य बिंदु है बाबू, आप मुझे बताइएगा यहाँ पे
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम हार्ड कर दे क्या? जल्दी से बताओ तो एक बार, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम हार्ड बनावे, इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड कर दे और आप लोग सोच पाइएगा क्या? एक बार जल्दी से यस या नो में कमेंट करिए बाबू। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम हार्डली कर दे क्या? आप कहेंगे नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, हार्ड मत करिए सर, अभी हार्ड मत पढ़ाइए सर, अभी स्लो स्लो चलिए सर। आइए बाबू यहाँ पे चलिए, यस सर, चलिए बाबू। दो कहां से आया? कहां पे दो कहां से आया रे बाबू? चलो अब मुझे आप लोग क्या बता सकते हो? ये बाबू ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका पी है बाबू। थोड़ा सा इसको हार्डली करते हैं हम लोग और इसको आप बताइए बाबू। यहाँ पे ये कोण आपका दिया गया है कितना? 30 डिग्री बाबू। ये कोण आपके पास 30 डिग्री दिया गया है और आपको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण आपको निकालना है। बताइए तो बाबू कितना आएगा? ये कोण आपका कितना आएगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। ये कोण अपने पास 30 दिया गया है, ये कोण आपको निकालना है बाबू। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं क्या? यहाँ पे अपने पास क्या है? तो आप कहेंगे सर अपने पास कोण, अपने पास कोण है POA, POA है सर, POA दिया गया है 30 डिग्री और अपने को निकालना क्या है? तो OPB निकालना है बाबू, या आप कह सकते हैं BPO। यहाँ पे आपको OPB बाबू आपको ज्ञात करना है, OPB आपको यहाँ पे निकालना है। कौन कौन बच्चा निकाल सकता है? रे बाबू आंसर भी आने लगा। चलिए 60 डिग्री बच्चा बता रहा है, क्या 60 होगा? एक बच्चा 75 भी बता रहा है, एक बच्चा 40 भी बता रहा है, 30 भी बता रहा है, 75 भी आ रहा है। चलिए 60, 75, 30। चलिए बाबू हम देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए, ये बाबू कोण इतना, कोण 30 है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? बताओ बाबू ये पूरा कोण कितना होगा? आप सर ये पूरा कोण जो होगा ये 30 का दुगना होगा, कि ये जो कोण होता है इस पूरा का आधा होता है, ये पूरा कोण जो आपका होगा 30 का दुगना मतलब 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा कोण 60, तो बाबू यहाँ पे ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये पूरा कोण निकालेंगे बाबू तो ये आपका होगा 180 माइनस का 60, 180 माइनस का 60 करेंगे बाबू तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120 बाबू। ये पूरा कोण आपका आ गया 120, तो इतना कोण आपको निकालना है तो इस पूरा कोण का क्या होगा? ये आधा हो जाएगा। मतलब आपका ये जो कोण होगा वो आपका 120 डिग्री का क्या हो जाएगा? आधा। आधा करेंगे बाबू तो आपका यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा और 60 डिग्री क्या हो जाएगा? इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या आप डायरेक्टली इसको बनाना चाहते हो बाबू तो ये 30 था तो 30 का ये डबल हो जाता, ठीक ना? ये 30 का क्या हो जाता? ये कोण ये 30 था तो इसका ये डबल हो जाता। ऐसे आप सोच सकते थे। समझ में आया? समझ में आया बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताएंगे बाबू। अगर आप लोग को समझ में आ गया, ऐसे मत सोचेगा बाबू 30 का ये डबल हो जाएगा, कभी कभी ये डबल होगा नहीं तो डबल नहीं होगा। कंसेप्ट से ही इसको बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक ना? अगर मान लेते ये आपका 25 है तो ये पूरा कोण क्या होगा? आपका कितना होगा? ये 25 है तो ये पूरा कोण कितना होगा बाबू आपका? ये पूरा कोण आपका 50 हो जाएगा। ये अगर 25 है तो ये पूरा कोण 50 और ये पूरा कोण 50 हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा? 130 होगा ना? और 130 का आधा करेंगे तो 65 होगा। ये 25 है तो 25 का डबल 65 होगा? नहीं होगा। तो ये ट्रिक से आप लोग नहीं बताइएगा, बनाइएगा बाबू। कभी कभी ट्रिक यहाँ पे फेल कर जाता है, तो 30 का डबल मत कर दीजिएगा, सीधे आप कंसेप्ट लगाइएगा यहाँ पे, ठीक ना? कंसेप्ट क्या लगाइएगा? ये बाबू 30 था तो ये आपका पूरा कोण 60 हो जाएगा, इसका डबल हो गया। ये पूरा 60 बाबू, तो ये पूरा निकाल लेंगे हम लोग, तो पूरा कितना होगा? 180 माइनस 60 करेंगे 120 हो जाएगा पूरा। ये पूरा कोण आपका 120 निकला बाबू और इसका जब 120 आपका मान आ गया बाबू तो इतना कोण आपको निकालना। इतना कोण जो होता है ये पूरा कोण का आधा होता है बाबू, तो पूरा का आधा करेंगे हम लोग तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का ये कोण कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करो तो बाबू, जल्दी से आप लोग जल्दी से बताओ बाबू। ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगा बाबू, ठीक ना? ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगा। 30 का इस कोण को आप डबल मत कर दीजिएगा, ठीक ना? ट्रिक सिर्फ 30 के लिए ही होता है, अदर के लिए यहाँ पे नहीं होता है। तो ट्रिक से नहीं बनाइएगा, कंसेप्ट से ही इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा बाबू, ठीक ना? इस सवाल को आप लोग कंसेप्ट से ही बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। आईडी लॉग आउट हो जा रहा है तो बाबू फिर से उसको लॉगिन कर लीजिए और कल बाबू आप लोग का ये जो आपका चैप्टर जो है विरित वाला चैप्टर, ये कल आप लोग का समाप्त हो जाएगा, इसका थ्योरी, ठीक ना? और कल हो सकता है आप लोग को बाबू परिमेय जो आपको हम बताए थे 10.1 और 10.2, उसको हम लोग आपका जो परिमेय है उसको हम लोग बाबू कल की क्लास में भी करेंगे, ठीक ना? कल की क्लास में हम आपको बताएंगे परिमेय के बारे में, ठीक ना? आपका 2 इसमें परिमेय है। चैप्टर बाबू आपका 10 के अंदर जो है आपका 2 परिमेय आपको पढ़ना है। 2 परिमेय को आपको पढ़ना है, 10.1 को पढ़ना है और 10 आपको बाबू 2 को पढ़ना है। ये 2 परिमेय को आपको पढ़ना है बाबू, और आपको पीछे बता भी दिया है कौन कौन परिमेय को आपको पढ़ना है। तो पहला परिमेय आपका 10.1 है, जो क्या होता है? एक वृत्त है बाबू और ये स्पर्श रेखा केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु
से होकर जाने वाली जो बाबू त्रिज्या होता है तो वह क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है। तो ये आपका 10.1 आपका प्रमेय है। और दूसरा प्रमेय आपको हम बता दिए हैं कि बाह्य बिंदु से बाबू वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा जो होता है उसकी लंबाई समान होता है। ये बाबू आपका प्रमेय 10 क्या है 2 है। तो इसको हम दोनों को सिद्ध करके आपको बताएंगे। ठीक है बाबू, कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, समझ में आया ना सारा चीज। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाबू। आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा? आज तो ज्यादा चीज आपको नहीं बताया है, थोड़ा ही चीज बताए हैं। कल की क्लास में बाबू बहुत चीज बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो कल के लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है बाबू। कल आप लोग को बहुत सारा चीज आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में बाबू अगला जो कंसेप्ट आपका बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा लगा ना। चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से कल की क्लास में। तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।